Hello, my dear students. How are you? Myself, Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today, we will obtain the dimension formula of some physical quantity. बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसी ही कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला एंड उसके ऐसा यूनिट डिराइव किए थे। वैसे ही बच्चों आज हम रेस्ड डायमेंशन फार्मूला जो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट नहीं हुआ था वो हम आज डिराइव करेंगे। ओके, तो हमारे पास आज कुछ 20 और 25 जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो उसके डायमेंशन फार्मूला आज हम डिराइव करेंगे। चलो, तो पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों, आपने अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर जाके देखो, तब ही आपको ये वाले डायमेंशन फार्मूला ध्यान समझ में आएंगे। तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाला था। सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों होता है प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल का प्लेन एंगल होता है वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, डिवाइडेड बाय टाइम, सो सेकंड पावर -1। दैट मीन्स हमने लास्ट टाइम एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला निकाला था वो हमें मिला था m0 l0 t पावर -1। वैसे ही बच्चों आज हम निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला। सो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे बच्चों एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम t। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू, अब एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हमने निकाला था वो था m0 l0 t पावर -1। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम की बात की जाए तो वो होगा m0 l0 t पावर 1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टाइम। अब बच्चों ध्यान से सुनना। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज, यहाँ पे m0, यहाँ पे भी m0 है, सो m⁻⁴। l की बात की जाए सो l⁻⁴, l⁻⁴ इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर पार्ट। सो t पावर, अब ध्यान से सुनना, ऑलरेडी न्यूमरेटर पार्ट में t पावर -1 है, डिनोमिनेटर पार्ट में t पावर 1 है। सो डिनोमिनेटर से t पावर 1 न्यूमरेटर में जाके t पावर -1 हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर में बेस सेम होगा, सो इसका जो पावर है उसका पावर का एडिशन होगा। सो वी कैन राइट, यहाँ पे देखो ये t पावर 1 है वो न्यूमरेटर में जाके t पावर -1 हो जाएगा, दोनों के बेस सेम है, t है, तो पावर का क्या होगा एडिशन, t पावर -1 मल्टीप्लाई बाय t पावर -1। सो बेस t सेम है, सो पावर का एडिशन होके -1, सो पावर कितना हो जाएगा -2। सो यहां से हम लिख सकते हैं t पावर -2। दिस इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या है, मास में डायमेंशन है 0, लेंथ में है 0, टाइम में है -2। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों हमने हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात की थी, तब हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक नया नाम दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। मीन्स व्हाट, जिस बॉडी का मास ज़्यादा है तो उस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो वो था मोमेंट लॉ ऑफ इनर्शिया। जिसका मास ज़्यादा है उसके पास इनर्शिया ज़्यादा है, उसकी जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है वो कैसी है, ज़्यादा है। दैट मीन्स हमने वहाँ पे लीनियर मोशन की बात की थी,
कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स किस लिए अप्लाई करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए। बट अगर हमें किसी बॉडी को घुमानी है, अगर किसी बॉडी को हमें रोटेट करनी है, तब हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे उस पे वो होगा ट्विस्टिंग फोर्स, और उस ट्विस्टिंग फोर्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल चलो टॉर्क की बात बाद में करते हैं। वैसे ही घुमाने के लिए, घुमाने वाली जो प्रॉपर्टी उसकी है, घुमाने के लिए उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके बैठा है वो, कि वो हम उस पर उसको घुमाने के लिए जो कोई टॉर्क अप्लाई करते हैं उसका क्या करता है, वो अपोज करता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिनोटेड बाय I, which is given by mr square, where m is the mass of the body and r is the radius of body. For example देखो यहाँ से मेरे पास अगर ऐसी बॉडी है, ये रहा सेंटर, इस बॉडी का मास m जितना है, यहाँ से उसकी रेडियस r जितनी है। अगर मैं इसको घुमाना चाहता हूँ तो घुमाने के लिए मैं इस डायरेक्शन में क्या करूँगा, कुछ फोर्स अप्लाई करूँगा, ये रही इसकी रेडियस। तो मैं इतना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बट उस फोर्स का, दैट मीन्स फोर्स लगने की वजह से वो रोटेट होगी, सो फोर्स टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉर्क की बात करते हैं, उसमें ज़्यादा बात करते हैं। सो फोर्स क्या होगा, टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, पर वो टॉर्क को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज डिनोटेड बाई mr स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, dimension formula of moment of inertia I, what is m? M is the mass, moment of dimension formula of mass into dimension formula of square of radius. So moment of inertia dimension formula of I is equal to, चलो मास की बात की जाए तो मास का डायमेंशन फार्मूला होगा m1 l0 t0, ओके। एंड r की बात की जाए तो r होगी रेडियस, सो m0 l2 t पावर 0, ओके। रेडियस का स्क्वायर है सो l स्क्वायर। सो यहाँ से हमें डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकल के आएगा m पावर 1 l पावर 2 t पावर 0। दिस इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो वैसे ही थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है घुमाने वाला फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स। अगर हम किसी बॉडी को, देखो यहाँ से अगर मैं इस बॉडी को ऐसे फोर्स अप्लाई करूँगा, ऐसे फोर्स, ओके, तो हमने जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया, और उस वो फोर्स से जो परपेंडिकुलर रेडियस है जहाँ से बॉडी घूमेंगी, यहाँ से ये कैसा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। सो ऐसे घूमने वाली है बॉडी। सो हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो यहाँ से रेडियस के परपेंडिकुलर है। सो हम टॉर्क को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। टॉर्क इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विच इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दोनों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट है, तो यहाँ से टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, टॉर्क भी कैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। सो यहाँ से हम टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला फोर्स इनटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो सो टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू, न्यूमरेटर पार्ट में, सॉरी यहाँ पे न्यूमरेटर तो है ही नहीं, चलो दोनों न्यूमरेटर में ही है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास होगा kg, एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स होगा m1 l1 t पावर -2। दिस इज डायमेंशन फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, l पावर 1 m रेस टू 0 l रेस टू 1 t पावर 0। तो हमें यहाँ पे m0 t0 लिखने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, बट हम लिखते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हमने नहीं लिखा। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क टाव इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे m रेस टू 1
m⁻⁴ l⁻⁴ l⁻⁴ सो यहाँ से हो जाएगा l⁻², t⁻⁻². दिस इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क. ओके, जो डायमेंशन फार्मूला बच्चों एनर्जी का होगा वो ही डायमेंशन फार्मूला वर्क का होगा, वो ही डायमेंशन फार्मूला बच्चों किसका होगा, टॉर्क का होगा. बिकॉज ध्यान से सुनना, वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सेम एज टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट या तो वेक्टर प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, दैट मीन्स हम डॉट प्रोडक्ट को या तो क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, तो हम एंगल को इंट्रोड्यूस करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच के एंगल को इंट्रोड्यूस करते हैं. जब हम स्केलर प्रोडक्ट दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तब हम कॉस थीटा लिखते हैं, एंड जब हम क्रॉस प्रोडक्ट दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तब हम साइन थीटा लिखते हैं. अब बच्चों ये जो थीटा है वो तो प्लेन एंगल है, और प्लेन एंगल कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है. सो अगर साइन थीटा आएगा कि कॉस थीटा आएगा उससे फिजिकल क्वांटिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क all will be same. So now next physical quantity is angular frequency. बच्चों angular frequency होती है 2 pi f where small f stands for frequency. ये बच्चों थी frequency, ये थी angular frequency, घुमाने वाली frequency. ओके, चलो अब देखो यहाँ पे. सो ओमेगा इज इक्वल टू ये 2 पाई एज इट इज है, वो तो कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन जो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगी. ये क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम. सो हमने लास्ट हमारे प्रीवियस लेक्चर में फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला निकाला था, वो था m0 l0 t⁻⁻⁴ बिकॉज f इज इक्वल टू 1/t. सो 1/t है, सो 1/सेकंड होगा. सेकंड डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आके सेकंड पावर -1 हो जाएगा. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज m0 l0 t⁻⁻1. सो यहाँ से हम लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो वो हो जाएगा m0 l0 t⁻⁻1. बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला निकाला था वो ही डायमेंशन फार्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी है. देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला, जिसके लिए हमने एंगुलर वेलोसिटी यूज़ की. सो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला है m0 l0 t⁻⁻1. वो ही डायमेंशन फार्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी है. दैट मीन्स हम एंगुलर वेलोसिटी को एक दूसरा नाम दे सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. चलो वेवलेंथ. अब बच्चों वेवलेंथ क्या होगी, एक वेव की लेंथ जिसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ. या तो हम कह सकते हैं टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ऑन अ वेव इज नोन एज वेवलेंथ. अगर किसी वेव की बात की जाए तो दो कंसेक्यूटिव्स, दो बगल वाले क्रेस्ट या तो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे. सो वेवलेंथ इज अ काइंड ऑफ लेंथ. लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेवलेंथ विल बी m0 l1 t⁻⁴. सो यहाँ से हम लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ लैम्बडा दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू m0 l1 t⁻⁴. okay, because wavelength is a kind of length. So dimension formula of wavelength is same as the dimension formula of length. So m0 l1 t⁻⁴. चलो एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं. बच्चों एनर्जी डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं. बच्चों हम मास डेंसिटी को क्या लिखते हैं, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वैसे ही एनर्जी डेंसिटी को हम लिखेंगे
एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो यहाँ से हम लिखेंगे एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय E डिवाइडेड बाय वॉल्यूम which is denoted by capital V. So energy dimension formula of energy density rho is equal to dimension formula of energy divided by dimension formula of volume V. So dimensional formula of density rho is equal to, अब energy का dimension formula क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला कैसा होगा, हमने यहाँ पे बात की, कहाँ पे गया, टॉर्क कितना होगा। फिर से एक बात कर लेते हैं, एनर्जी मीन्स एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है m1 L1 T⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट को मिला के वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है बच्चों m1 L2 T⁻⁻²। तो यहाँ से हम वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो ही एनर्जी का होगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं m1 L2 T⁻⁻²। फिर से एक बार, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है m1 L1 T⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला होता है m0 L1 T⁻0। सो वर्क का डायमेंशन फार्मूला होगा m1 L2 T⁻⁻²। वो ही डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का होगा डिवाइडेड बाय डायमेंशन फार्मूला वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो L³ होगा। सो यहाँ से हम लिखेंगे m0 L³ T⁻0। देयरफॉर डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी रो इज इक्वल टू m1, यहाँ से m1 m0, यहाँ से L⁻2 है, यहाँ पे L⁻3 है, सो ऊपर जाके -3 हो जाएगी, एंड L⁻2 मल्टीप्लाई बाय L⁻3, सो वी कैन राइट L⁻1 इंटू T⁻, यहाँ पे T⁻2 है, यहाँ पे 0 है, सो वी कैन राइट T⁻2। ओके, दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। चलो एफिशिएंसी की बात करते हैं बच्चों। व्हाट इज एफिशिएंसी? Efficiency is a ratio of output to input। अब efficiency किस में हो सकती है, एनर्जी efficiency of energy भी हो सकती है, efficiency of power भी हो, power efficiency भी हो सकती है। चलो हम एनर्जी की बात करते हैं। So efficiency means output divided by input। ध्यान से सुना, efficiency means आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। इनपुट की कंपेयर में हमें आउटपुट कितना मिला। बट अगर हम पावर एफिशिएंसी की बात करते हैं, सो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। दैट मीन्स जब भी हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी होती है न्यूमेरेटर पार्ट में और डिनोमिनेटर पार्ट में सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो। सो यहाँ पे हम अगर अब एनर्जी की बात करें, सो आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। न्यूमेरेटर पार्ट में एंड डिनोमिनेटर पार्ट में एनर्जी ही है, सो यहाँ से एनर्जी कैंसल आउट हो जाएगी। सो एफिशिएंसी की डायमेंशन फार्मूला होगी इज इक्वल टू m0 L0 T⁻0। बच्चों अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला m0 L0 T0 मिलती है तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। चलो अब नंबर 8 यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 से 8 अभी चल रहा है ग्रेविटेशन, उसमें हमने दो मासिव बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकाला था। द फोर्स बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बोथ बॉडी, और वी कैन से
द फोर्स बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम G का ऐसा यूनिट निकालें, सो यहाँ से हम G को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो ये आर स्क्वायर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू एम। सो यहाँ से हम लिखेंगे m1 इंटू m2। चलो अब ध्यान से सुनना, G का डायमेंशन फार्मूला होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ G इज इक्वल टू F की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, न्यूटन लिख सकते हैं। न्यूटन की जगह पे क्या लिखेंगे, kg मीटर सेकेंड पावर -2। ओके, व्हाट इज r? r इज अ डिस्टेंस, सो वी कैन राइट m स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 kg, सो kg पावर 2 न्यूमरेटर पार्ट में जाके kg पावर -2 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ से हम सिर्फ यूनिट की बात करते हैं, फिर डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे बाद में। सो ऐसा यूनिट ऑफ डायमेंशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G इज इक्वल टू, यहाँ पे kg है, यहाँ पे kg पावर -2 है, सो हो जाएगा kg पावर -1, यहाँ के kg पावर 1, यहाँ पे kg पावर -2, सो kg पावर -1। मीटर की बात की जाए तो मीटर 1 मीटर 2, सो मीटर पावर 3। सेकंड की बात की जाए, यहाँ पे सेकंड पावर -2 है, सो सेकंड पावर -2। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू m⁻⁻1 बिकॉज kg पावर -1, m stands for mass and SI unit of mass is kg, here kg power -1, so mass power -1. Now length, SI unit of length is meter, so meter cube, so length cube. Time, SI unit of time is second, second power -2, so t power -2. This is the dimension formula of universal gravitation constant which is most time before 1 marks. चलो अब बच्चों बात करते हैं प्लैंक कांस्टेंट की। जब बच्चों हम रेडिएशन की बात करते हैं, अगर कोई रेडिएशन है, कोई लाइट है जिसकी कुछ वेलोसिटी है, जिसकी कुछ वेवलेंथ है और उसकी कुछ वेवलेंथ होगी तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसके पास कुछ एनर्जी होगी। सो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन कुछ इस तरह से है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जब भी हम सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तब हम कोई कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो एनर्जी इज इक्वल टू hf वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर एनर्जी इज इक्वल टू hf। सो यहाँ से हम h को फार्मूला दैट इज h को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो h इज इक्वल टू E/f, एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। चलो सो h इज इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला E डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ h, चलो नीचे लिख लेते हैं। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h इज इक्वल टू, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है m1 L2 t पावर -2, लिखेंगे यहाँ पे m1 L2 t पावर -2 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का होता है यहाँ पे m0 L0 t पावर -1, m0 L0 t पावर -1। सो यहाँ से हमें प्लैंक कांस्टेंट h का डायमेंशन फार्मूला मिलेगा m1 L2 t पावर। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे t पावर -2 है, यहाँ पे t पावर -1 है। ये जो t पावर -1 है वो डिनोमिनेटर पार्ट से न्यूमरेटर में जाके t पावर 1 हो जाएगा, t पावर -2 मल्टीप्लाई बाय t पावर 1, सो t पावर -2 + 1, so we can write t power -1. This is a dimensional formula of Planck constant h which is also most time before 1 mark. चलो
अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो आएंगे सभी वो हो गए थर्मोडायनेमिक्स के। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर देखेंगे तब हम इस सभी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, ओके। बट हम थोड़े फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूला देख रहे हैं, सो हमने इस वाली फिजिकल क्वांटिटी को अभी ले लिया है। चलो, हीट कैपेसिटी बच्चों क्या होती है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की, अगर किसी फ्लूइड की या तो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट की, सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, उस एनर्जी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? उस बॉडी की हीट कैपेसिटी बोलेंगे। और जब हम केमिस्ट्री में यही टर्म की बात करते हैं तब उसको हम बोलेंगे एंट्रोपी। क्या बोलेंगे? एंट्रोपी। सो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, or we can say amount of heat energy required to change the temperature of given substance by unity। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या तो 1 केल्विन जितना इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी बोलेंगे। सो यहाँ से हम हीट कैपेसिटी को ऐसा लिख सकते हैं, heat capacity is equal to amount of energy required to change the unit temperature। temperature can be denoted by capital T। so यहाँ से हम heat capacity का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। डायमेंशन फार्मूला ऑफ heat capacity is equal to डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टेम्परेचर। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? अभी तो देखा, m1 L2 T पावर माइनस 2, m1 L2 T पावर माइनस 2, ओके, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अमंग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 7 फिजिकल क्वांटिटी, हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी चैप्टर नंबर 2 में। उसमें से एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। सो हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखे तो वो होगा m0 L0 T पावर 0, दैट इज m0 L0 T0 केल्विन पावर 1, बिकॉज Kelvin is a SI unit of temperature। So heat capacity का डायमेंशन फार्मूला होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी HC is equal to m1 L2 T पावर माइनस 2 केल्विन पावर माइनस 1, केल्विन पावर माइनस 1। दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। बच्चों फिर से एक बार, हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या तो 1 केल्विन जितना इंक्रीज करने के लिए उसको हमें जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उस एनर्जी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिटी इज नोन एज हीट कैपेसिटी। चलो, अब गैस कांस्टेंट की बात करते हैं बच्चों। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे, उस फ्लूइड मैकेनिक्स में बच्चों हम गैस कांस्टेंट की भी बात करेंगे, ओके। एंड हम जब काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस देखेंगे तब भी गैस कांस्टेंट की बात करेंगे। अब गैस कांस्टेंट को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सो गैस कांस्टेंट फाइंड करने का एक हमारे पास फार्मूला है जिसको हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू म्यू RT, जो कि आप इस इक्वेशन को केमिस्ट्री में ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, ओके। सो ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से जो R है वो होगा आइडियल गैस कांस्टेंट। सो R को सब्जेक्ट बनाते हैं। सो R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई म्यू T, वेयर P इज प्रेशर, V is volume, mu is number of mole
एंड टी होगा टेम्परेचर। सो यहाँ से हम आर का डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ आर इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ पी इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डायमेंशन फार्मूला ऑफ amount of substance, that is mole, divided into dimension formula of temperature. So यहाँ से हम R का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ R, चलो बच्चों, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्चुअली परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है बच्चों m1 L1 T पावर -2। फोर्स का अब तो याद रह ही जाना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है m1 L1 T पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया का डायमेंशन फार्मूला होता है, एरिया मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सो एरिया का डायमेंशन फार्मूला होगा m0 L2 T पावर 0। अब L पावर 2 है, वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके T पावर -2 हो जाएगा। एंड ऑलरेडी फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है m1 L1 T पावर -2 मल्टीप्लाई बाय L पावर -2, L पावर 1 मल्टीप्लाई बाय L पावर -2। सो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला होगा m1 L पावर -1 T पावर -2। कैसे? तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है m1 L1 T पावर -2 मल्टीप्लाई बाय T पावर L पावर -2। सो m1 L पावर 1 -2, सो -1 T पावर -2 एज इट इज इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला होगा m0 L3 T पावर 0। सो m0 L पावर 3 T पावर 0 बिकॉज वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू का डायमेंशन फार्मूला होगा मोल। म्यू का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? मोल होगा m0 L0 T पावर 0 मोल पावर -1। दिस म्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अमॉन्ग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला होगा m0 L0 T0 केल्विन पावर -1, जो हमने यहाँ पे देखा। ओके, ये रहा। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो R का डायमेंशन फार्मूला हमें मिलेगा m1 L m0। सो m1, यहाँ पे भी m0, यहाँ पे भी m0। सो m1, चलो L की बात करें, यहाँ पे L पावर -1 है, यहाँ पे L पावर 3 है। सो L पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे L0, सो L पावर 2। T की बात करें, यहाँ पे T पावर -2 है, यहाँ पे T पावर 0 है, यहाँ पे भी T पावर 0 है, यहाँ पे भी T पावर 0 है। सो T पावर -2 कहाँ पे लिखे बच्चों? ये तो यहाँ पे लिख लें। चलो m1 L2 T पावर -2। चलो टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पे टेम्परेचर K पावर -1 है, न्यूमरेटर में जाके केल्विन पावर 1 हो जाएगा। एंड मोल पावर यहाँ पे -1 है, न्यूमरेटर में जाके 1 हो जाएगा। दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट कैपिटल R। चलो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें। चलो बच्चों, हमने स्टैंडर्ड 10 में इलेक्ट्रिसिटी में एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों हमने बात की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज? वैसे तो चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसे मास की कोई डेफिनेशन नहीं है, वैसे चार्ज की भी कोई डेफिनेशन नहीं है। बट हमारे पास सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम एज चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसके पास, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। सो चार्ज को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था। करंट कब मिलता है? करंट I, करंट कैन बी डिनोटेड बाय I, फ्लो ऑफ
चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी कंडक्टर में, अगर किसी कंडक्टिंग वायर में पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज का ऐसा यूनिट होगा कुलम, जितना कुलम चार्ज फ्लो रहा है उसके अकॉर्डिंग में हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं करंट I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ से हम Q को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो चार्ज Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट I इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम T। बच्चों यहाँ पे देखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हियर दिस I स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से एक है और उसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। सो यहाँ से हम लिखेंगे m0 L0 T पावर 0 एम्पियर पावर 1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट। टाइम की बात करें तो m0 L0 T पावर 1, दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। सो यहाँ से हम Q का डायमेंशन फार्मूला निकालें इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो वो हो जाएगा m0 L0 T1 A1, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल Q। चलो करंट डेंसिटी, बच्चों करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। अब बच्चों हमने एक्चुअली डेंसिटी होती है बच्चों वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जैसे हमने यहाँ पे देखा एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने करंट डेंसिटी को करंट डिवाइडेड बाय एरिया क्यों लिया, बिकॉज मान लो बच्चों अगर ये कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग वायर है, तो इस कंडक्टिंग वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितना अमाउंट ऑफ करंट पर सेकंड, एक सेकंड में निकलता है या तो पास होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी बोलेंगे। सो करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल J एंड करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो यहाँ से हम लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ करंट डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया A। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, चलो करंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का m0 L0 T0 एम्पियर पावर 1, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सो हमने यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखा, एम्पियर पावर 1। चलो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो m0 L2 T पावर 0, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू m0 L -2, यहाँ पे L0 है, यहाँ पे L2 है, न्यूमेरेटर में जाके T पावर -2 हो जाएगा, सॉरी L पावर -2 हो जाएगा, T पावर 0 एज इट इज एंड एम्पियर पावर 1 एज इट इज। दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी J। चलो बच्चों इतना फटाफट लिख लो, बाद में रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी अभी रिमेनिंग है, रेस्ट फिजिकल क्वांटिटी, उसकी बात करते हैं। चलो मिटा दे।
चलो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हुई, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, ओके चलो 14, नंबर 14 14 नंबर की फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और उसका एक दूसरा नाम है जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका दूसरा नाम है वोल्टेज। वोल्टेज, उसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली वोल्टेज बोलेंगे। चलो अब बात करते हैं 15 पे हमारे पास है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। नंबर 16 कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। चलो 17, नंबर 17 रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय रो। 18, नंबर 18 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे सभी फिजिकल क्वांटिटी आपको कहाँ पे आएगी, स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिनोटेड बाय वेक्टर E। 19 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिनोटेड बाय 5। नंबर 20 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैन बी डिनोटेड बाय P। चलो 21 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम, तो हमने यहां पे अलग अलग क्यों लिखा, उसका भी एक रीजन है, देखते हैं वो भी। चलो 22, नंबर 22 कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बच्चों ये वाला मजा का है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो हमने लिया है थर्मोडायनेमिक्स में से, 11th स्टैंडर्ड का ही है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नंबर 23 कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों गामा से। किससे, गामा। चलो हाँ चलो अब इतनी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला हमें निकालने हैं, बाद में लेक्चर को खत्म करेंगे। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बच्चों पोटेंशियल होता है किसी भी चार्ज को, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, ध्यान से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क और हम जिस चार्ज को लाए उस चार्ज के रेशियो को बच्चों हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
which is also known as voltage, which is also known as electromotive force. The short form of electromotive force is EMF. ओके, आप जब 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सभी टर्म्स को आप बारीकाई से अच्छे से समझोगे. चलो, सो अभी बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैन बी डिनोटेड बाय V एंड V इज अ वर्क रेशियो ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज. हमने किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी और इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों होती है जैसे एक मैग्नेट होता है, उसकी मैग्नेट के सराउंडिंग वो अपनी कोई फील्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर कोई दूसरा मैग्नेट आता है या तो आयन का टुकड़ा आता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है. वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट करता है, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे. तो हमें किसी यूनिट चार्ज को, किसी 1 कूलम चार्ज को, यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम चार्ज, हमने किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी और इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क एंड हम जो चार्ज को लाए उस चार्ज के रेशियो को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज वर्क ऑन चार्ज. सो dimensional formula of electrostatic potential is equal to dimensional formula of work divided by dimensional formula of charge, electric charge. So dimensional formula of volt or we can say electrostatic potential. चलो, वर्क का क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का होता है m1 L2 T⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. सो m1 L2 T⁻⁻2. चार्ज की बात की जाए तो चार्ज होता है करंट I इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. सो चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम. इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पियर. सो यहाँ से हम चार्ज का लिखेंगे m0 L0 इनटू टाइम. सो m1 T⁻1 A⁻−1. फिर से एक बार, करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी. सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी. करंट I होता है एम्पियर, ओके, टाइम T होता है सेकंड. सो यहाँ से एम्पियर पावर 1 होगा, एम्पियर पावर 1 होगा. ओके, चलो. सो यहाँ से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा m1 L2 T⁻⁻3 A⁻−1. कैसे? तो देखो m1 L2 यहाँ पे 0 0 है, सो m1 L2 T⁻−2 है, यहाँ से T⁻−1 हो जाएगा ऊपर जाके. सो T⁻−3 एम्पियर पावर 1 न्यूमरेटर में जाके एम्पियर पावर -1 हो जाएगा. सो दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ वोल्टेज. चलो, रेजिस्टेंस की बात की जाए. रेजिस्टेंस बच्चों, रेजिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 10 में. सो ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन था V इज इक्वल टू IR. क्या था बच्चों? V इज इक्वल टू IR. सो यहाँ से हम रेजिस्टेंस R को सब्जेक्ट बनाते हैं. सो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट I. सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट I. सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस. बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है? वैसे तो रेजिस्टेंस होता है बच्चों किसी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट को उसमें से पास होने के लिए अपोज करे. ओके, तो उस प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे. सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया m1 L2 T⁻⁻3 A⁻−1 डिवाइडेड बाय करंट की बात की जाए तो करंट I का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम्पियर. सो m0 L0 T0 A⁻1. सो
डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू एम एल टी ए। चलो पावर लिखते हैं। यहाँ पे m1 है, यहाँ पे 0 है, सो m पावर 1। यहाँ पे l पावर 2 है, यहाँ पे 0 है, सो l पावर 2। यहाँ पे t पावर -3 है, यहाँ पे 0 है, सो t पावर -3। यहाँ पे a पावर -1 है डिवाइडेड बाई a पावर 1 है, सो ये वाला a पावर 1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके t पावर -1 हो जाएगा। सो बेस सेम, पावर का एडिशन होगा, सो a पावर -2। दिस इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R। चलो कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस होता है Q/V। एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जिसका नाम है कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टर होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, वैसे ही बच्चों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। वो अपने में चार्ज को स्टोर करता है। सो उस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैपेसिटेंस की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। एंड कैपेसिटेंस इज अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट electrostatic potential, or we can say per unit voltage. So C is equal to Q/V. So dimension formula of C is equal to, चलो Q का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखा ना Q का डायमेंशन फार्मूला, हमने यहाँ पे स्मॉल Q लिखा, यहाँ पे कैपिटल Q लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। Q की डायमेंशन फार्मूला होगी M0 L0 T1 A1 डिवाइड बाई पोटेंशियल V। पोटेंशियल V का डायमेंशन फार्मूला होता है M1 L2 T पावर -3 A पावर -1। ओके, ये हो गया किसका डायमेंशन फार्मूला, वोल्टेज का। सो कैपेसिटेंस C का डायमेंशन फार्मूला मिलेगा MLTA, लिख लेते हैं MLTA। चलो अब M की बात की जाए। सो यहाँ पे m पावर 0, यहाँ पे m पावर 1, तो m पावर -1। यहाँ पे l पावर 0, यहाँ पे l पावर 2, सो l पावर -2। बिकॉज डिनोमिनेटर पार्ट में है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके l पावर -2 हो जाएगा। t पावर 1 है, यहाँ पे t पावर -3 है, -3 न्यूमरेटर में जाके t पावर 3 हो जाएगा, 1 एज इट इज, सो t पावर 4। एम्पियर पावर 1 है, यहाँ पे एम्पियर पावर -1 है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके a पावर 1 हो जाएगा, सो यहाँ से 1 एज इट इज, सो 1 + 1 दैट इज 2। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस C। चलो अब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। चलो बच्चों, जब हमने 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तब हमने देखा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना उस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो वी कैन राइट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। एंड जितना किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों को यहाँ से हम देखें तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। यहाँ से हम सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं। सो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L/A। एज इट इज, हमने यहाँ पे सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव किया तो हमने एक कांस्टेंट ऐड किया। उस कांस्टेंट को बच्चों हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल, गिवन वायर। यहाँ से रो को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो RA डिवाइडेड बाई L। ओके, सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A डिवाइडेड बाई dimensional formula of length A. So dimension formula of resistivity is equal to, चलो
आर का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से निकाल दे, m पावर -1 l पावर -2 t पावर 4 a पावर 2 डिवाइडेड बाई ओके इंटू एरिया। एरिया का डायमेंशन फार्मूला होगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ है, सो एल हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, तो एल हो जाएगा। यहाँ से एल पावर -2 है, एक एल ऐड होगा, सो -2 + 1, सो -1 हो जाएगा। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ रो, दिस इज अ डायमेंशन फार्मूला ऑफ रो। फिर से एक बार, आर का डायमेंशन फार्मूला होता है m-1 l -2 t4 a2। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ डिवाइडेड बाय लेंथ एज इट इज है, सो लेंथ कैंसल आउट हो जाएगी, सो एरिया की जगह पे हम लेंथ ही लिख सकते हैं। सो लेंथ मीन्स मीटर, सो यहाँ से m पावर -1 l पावर -2 था, l पावर -2 था, l पावर 1 ऐड हो गया, सो -2 + 1, सो -1 l t पावर 4 a पावर 2 एज इट इज। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी रो। फिर से लिख लेते हैं, m पावर -1 l पावर -1 t पावर 4 a पावर 2। ओके, दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी रो। अब बच्चों ये जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है, सेम बात है ना। कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या बोलेंगे? चार्ज को फ्लो करने के लिए, फ्लो करने पे अपोज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। सो हमें यहाँ से अगर कंडक्टिविटी कैन बी डिनोटेड बाय सिग्मा, हमें यहाँ से अगर कंडक्टिविटी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सो हो जाएगा m पावर 1 l पावर 1 t पावर -4 a पावर -2। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो बच्चों अब ध्यान से सुना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर किसी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को हम बच्चों क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 l1 t पावर -2 बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है m0 l0 t1 a1 बिकॉज चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। करंट का डायमेंशन फार्मूला होगा एम्पियर, टाइम का होगा सेकेंड। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू MLTA लिख लेते हैं, MLTA m पावर 1 l पावर 1 t पावर, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, t पावर 1 डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में जाके t पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे t पावर -2 एज इट इज है, सो t पावर -3 एम्पियर पावर -1। दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट A। बच्चों ये जो एरिया है, ये एरिया एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान से सुनना। एरिया है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगी? तो किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर उसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ए। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो थीटा को इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉस थीटा को, ई ए कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा एक प्लेन एंगल है, वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, सो लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलेंगे? एक मान लो बच्चों, एक ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देखो यहाँ पे एक ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया है,
ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में ऐसे एरिया के परपेंडिकुलर जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेंगी, उस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बच्चों हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। ध्यान से सुनना, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू इट। अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से परपेंडिकुलरली जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगी, उस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बच्चों हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। सो फ्लक्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला क्या है? ये रहा, m1 L1 t पावर -3 a पावर -1 इंटू एरिया का डायमेंशन फार्मूला होगा m0 L2 t0 a0। ओके, चलो। सो फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला होगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू m1 L1 है, L2 है, सो L3, t पावर -3 है, 0 है, सो t पावर -3, a पावर -1 है, 0 है, सो l पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या होती है? मान लो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, उससे कुछ डिस्टेंस पे एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं बच्चों 2a। द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिफाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलेंगे? एक दोनों सेम चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उस दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सिस्टम बनती है, उस सिस्टम को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक नई फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, उसकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। डाइपोल मोमेंट कैन बी डिनोटेड बाय P, which is a product of charge and the distance between both charges, which is denoted by 2a। प्रॉपर डायरेक्शन में लेना है हमें माइनस से प्लस की तरफ, तो हमने क्या लिखा? a को विथ वेक्टर साइन लिखा। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज Q इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, अब 2 तो कांस्टेंट है, सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस a। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, Q की डायमेंशन फार्मूला क्या होगी? एम्पियर पावर 1 सेकेंड पावर 1। ओके, m0 L0 नहीं लिखते हैं। a होगा डिस्टेंस का होगा l पावर 1। सो टोटल द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट comes out to be m0 L1 t power 1 a power 1, बिकॉज ओके यहाँ पे हम सेकंड की जगह पे क्या लिख लेंगे? t पावर 1। डायमेंशनल फार्मूला है ना, सो t पावर 1। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दिख रहा है कैमरे में? आ रहा है पूरा? ओके चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम, बट बच्चों हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अनदर फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखते हैं। सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू पोटेंशियल V डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D। अगर बच्चों हम हमने कुछ डिस्टेंस में
हमने अगर कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दे दिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जिसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इज इक्वल टू V बाई डी। पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देखो यहाँ पे हमने ऐसा बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट मीन्स दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम आने चाहिए। यहाँ पे हमने F बाई क्यू यूज़ किया, यहाँ पे हमने V बाई डी यूज़ किया, दोनों के सेम आने चाहिए। देख लेते हैं सेम है कि नहीं है। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्टेंस D। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, अब देखो वोल्टेज ये रहा, पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला क्या है, m1 L2 t पावर -3 a पावर -1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस होगा m0 L1 t0 a0। चलो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला निकाले। डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो MLTA लिख लेते हैं पहले, MLTA स्क्वायर ब्रैकेट में। चलो यहाँ पे m पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, सो m पावर 1 हो जाएगा। सो m पावर 1, यहाँ पे l पावर 2 है, यहाँ पे l पावर 1 है। l पावर 1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके l पावर -1 हो जाएगा, l पावर 2 मल्टीप्लाई बाय l पावर -1। सो यहाँ से बचेगा l पावर 1 बिकॉज 2 - 1 इज इक्वल टू 1। t पावर -3 है, t पावर 0 है, सो कोई दिक्कत नहीं है, t पावर -3 एज इट इज। यहाँ पे एम्पियर पावर -1 है, यहाँ पे 0 है, सो एम्पियर पावर -1। देख लो यहाँ से सेम आना चाहिए, आया m पावर 1 m पावर 1, l पावर 1 l पावर 1, t पावर -3 t पावर -3, a पावर -1 a पावर -1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सो अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब बच्चों आपने ऐसा सुना होगा डे टू डे लाइफ में कि अगर हम किसी मेटल को, मान लो हमारे पास ये मार्कर है, पर इसको कंसिडर कर लो बच्चों, हमारे पास एक आयरन का रॉड है। उस आयरन के रॉड को हम कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो ड्यू टू अप्लाइड हीट होगा क्या, ये जो रॉड है वो अपने एक्चुअल डायमेंशन को क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा। दैट मीन्स उसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा, उसकी लेंथ कुछ इंक्रीज होगी। जब भी हम किसी मेटल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब होता क्या है, उसका डायमेंशन इंक्रीज होता है। अगर बच्चों हीट करने पे अगर उस बॉडी का, उस मेटल रॉड का अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, चेंज इन लेंथ। उसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, इसको हमने गर्म किया, उसको हमने हीट प्रोवाइड की, तो उसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हुई। तो उसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई है, जिसको हम बोलेंगे चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा एल। अब ये जो चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करेगा रॉड की ओरिजिनल लेंथ क्या थी। द चेंज इन लेंथ is depends on the original length of metal rod, which is also proportional to change in length is also proportional to change in temperature। डिपेंड करता है हमने उसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया। हमने ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया होता तो उसकी लेंथ भी ज़्यादा इंक्रीज होती। अब दोनों को मर्ज करते हैं, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू द चेंज इन टाइम। जब भी हम सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, सो हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, अब बच्चों हम ये रही सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हम यहाँ से एक कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे जिसको हम बोलेंगे अल्फ़ा। क्या बोलेंगे, अल्फ़ा।
एल एज इट इज, डेल्टा टी एज इट इज। अब इस अल्फा को बच्चों हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इस अल्फा को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा टी। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चेंज इन लेंथ divided by dimensional formula of length into dimensional formula of change in temperature. So dimensional formula of linear expansion alpha is equal to, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ऊपर क्या है चेंज इन लेंथ है, डिवाइडेड बाई क्या है लेंथ है। सो लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ, चेंज इन लेंथ मीन्स व्हाट, वो भी लेंथ है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों के डायमेंशंस कैसे हो गए, सेम हो गए। सो देखो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एल पावर 1 होगा, लेंथ है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी क्या होगा एल पावर 1 होगा। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा केल्विन पावर 1 होगा। सो यहाँ से अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का डायमेंशन फार्मूला निकाले तो वो हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके के पावर, सो m0 l0 t0 के पावर -1। दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बच्चों जैसे लीनियर एक्सपेंशन होता है वैसे ही वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है। अगर किसी मेटल क्यूब को गर्म करने से उसके तीनों डायमेंशन इंक्रीज हुए, कुछ लेंथ में भी इंक्रीज हुई, कुछ ब्रेथ इंक्रीज हुई, कुछ हाइट इंक्रीज हुई, तो तीनों डायमेंशन जब इंक्रीज होते हैं बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विच इज डिनोटेड बाय गामा। सो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल वॉल्यूम V एंड चेंज इन वॉल्यूम इज डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। किसी मेटल क्यूब को, किसी मेटल के ऑब्जेक्ट को हीट देने पे उसका वॉल्यूम कितना एक्सपांड हुआ, कितना चेंज हुआ, वो किसके पे डिपेंड करता है, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, एंड हमने उसको कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया उस पर डिपेंड करता है। सो यहाँ से दोनों को मर्ज किया जाए, सो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा T। सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं, सो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू अब लीनियर एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन है विच इज डिनोटेड बाय गामा V डेल्टा T। हम यहाँ से गामा को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा का डायमेंशन फार्मूला होगा, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला होता है m0 l3 t⁻0 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम का भी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा m0 l3 t⁻0 इंटू चेंज इन टेम्परेचर m0 l0 t0 केल्विन पावर 1। टेम्परेचर केल्विन ऐसा यूनिट। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे m0 है, यहाँ पे m0 है, यहाँ पे भी m0 है, सो m⁻0। l की बात की जाए, यहाँ पे l³ है, यहाँ पे भी l³ है, सो l³ कैन कैंसल आउट, सो यहाँ से l⁻0। t की बात की जाए, यहाँ पे t⁻0 t⁻0 t⁻0, सो यहाँ पे भी t⁻0 है। k की बात की जाए, k ऊपर जाके k⁻−1 हो जाएगा। सो अगर हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करें या वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें, दोनों टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन में दोनों के जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, दोनों के डायमेंशनल फार्मूला बच्चों कैसे हैं, सेम है। ओके, सो आज हमने ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला निकाले।
और यहाँ पे हम डायमेंशन फार्मूला वाला टॉपिक यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। सो हमारे नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक देखेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 2 का ही एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक ब्रेक लेते हैं, तब तक डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।